कश्मीर एक ऐसी धरती जिसे जन्नत कहा जाता है। बर्फ़ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियाँ, बहती नदियाँ और लाखों पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगने लगा था कि घाटी धीरे धीरे हिंसा की पुरानी छाया से बाहर निकल रही है। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे, नए हाईवे बने, रेलवे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े और विकास की तस्वीरें देश विदेश तक पहुंचने लगी। लेकिन 31 जुलाई की शाम कुलगाम से आई एक खबर ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक ईंट भट्टे में काम कर रहे छत्तीसगढ़ के दो गैर स्थानीय मजदूरों पर आतंकियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस एक घटना ने कानून व्यवस्था का सवाल नहीं खड़ा किया, इसने कई बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। आखिर गैर स्थानीय मजदूर ही क्यों निशाने पर आए? क्या कश्मीर में आतंकवाद की रणनीति फिर बदल रही है? क्या ये सिर्फ अलग थलग घटना है या किसी बड़े संदेश की कोशिश? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। अब तक सामने आई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम के एक ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और बेहद करीब से गोलीबारी की। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। अभी तक किसी आतंकी संगठन की ओर से इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की गई और जांच जारी है। यही कारण है कि किसी संगठन का नाम लेना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इस घटना की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पिछले लगभग 21 महीनों में गैर स्थानीय मजदूरों पर यह पहला घातक हमला माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने घाटी में कई बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए, कई आतंकियों को मार गिराया, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, लाखों पर्यटक कश्मीर पहुंचे। होटल इंडस्ट्री, टैक्सी व्यवसाय, स्थानीय बाजार और छोटे कारोबार फिर से सक्रिय होने लगे। ऐसे लगने लगा था कि घाटी धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रही है। लेकिन कुलगाम की यह घटना बताती है कि आतंकवाद का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल है कि आखिर गैर स्थानीय मजदूर ही क्यों? सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि जब किसी आतंकी नेटवर्क पर लगातार दबाव बढ़ता है और बड़े हमले करना मुश्किल हो जाता है, तब कई बार ऐसे सॉफ्ट टारगेट को चुनने की कोशिश करते हैं जिनसे कम संसाधनों में ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा किया जा सके। कंस्ट्रक्शन साइट, ईंट के भट्टे या दूर दराज के लेबर कैंपस अक्सर अपेक्षाकृत कम सुरक्षा वाले स्थान होते हैं। हालांकि ये एक सामान्य सुरक्षा विश्लेषण है। कुलगाम हमले के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसका फैसला पूरी जांच होने के बाद ही होगा। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि सड़क निर्माण, रेलवे परियोजनाएं, सुरंगें, भवन निर्माण, सेब उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों में हजारों गैर स्थानीय मजदूर काम कर रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और देश के कई राज्यों से रोजगार की तलाश में घाटी आते हैं। अगर ऐसे लोगों में डर का माहौल पैदा होता है तो इसका असर सिर्फ कुछ मजदूरों तक सीमित नहीं रहता। इससे विकास परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, श्रमिकों की उपलब्धता कम हो सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे हमलों को केवल लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं मानती बल्कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी के नज़रिए से भी देखती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने संभावित भागने के रास्तों को सील किया है, आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया और तकनीकी और स्थानीय दोनों तरह की इंटेलिजेंस जुटाने का काम शुरू किया है। ऐसे अभियानों में केवल जंगलों की तलाशी ही नहीं होती बल्कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा, फोरेंसिक प्रूफ और स्थानीय इनपुट का भी विश्लेषण किया जाता है। उद्देश्य सिर्फ हमलावरों को पकड़ना नहीं बल्कि ये समझना भी होता है कि क्या उन्हें किसी इस तरह की स्थानीय मदद मिली थी या नहीं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये हमला कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग के दौर की वापसी का संकेत है? इसका सीधा जवाब फिलहाल नहीं है। किसी एक घटना के आधार पर पूरे सुरक्षा परिदृश्य का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए वार्निंग सिग्नल होती है। यही कारण है कि इस हमले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरे घटनाक्रम की कई स्तरों पर जांच की जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर घाटी में लगातार सुरक्षा अभियान चल रहे हैं, अगर आतंकियों पर दबाव पहले से ज़्यादा है, आधुनिक तकनीक और सर्विलेंस लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे हमले फिर कैसे हो रहे हैं? क्या आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई नई चुनौती सामने आई है? और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? कुलगाम की इस घटना ने सिर्फ दो परिवारों को नहीं तोड़ा बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बार फिर से वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आतंकवाद अब अपना तरीका बदल रहा है? पिछले कुछ वर्षों में घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम लगाए गए, ड्रोन मॉनिटरिंग शुरू हुई और इंटेलिजेंस नेटवर्क को लगातार मजबूत किया गया।
इसके बावजूद अगर आतंकी ऐसे सॉफ्ट टारगेट तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था विफल हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि खतरे का स्वरूप बदल रहा है। आज आतंकवाद सिर्फ बड़े हमलों तक सीमित नहीं है। कई बार इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे पूरे समाज में डर का माहौल बन जाए। यही वजह है कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी पर नहीं, बल्कि इंटरनल इंटेलिजेंस, लोकल इनपुट और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग पर भी बराबर ध्यान देती है। किसी भी आतंकी घटना के बाद सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि हमलावर कौन थे, वो किस रास्ते से आए, उन्हें स्थानीय मदद मिली या नहीं, क्या ये हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। कुलगांव में जांच एजेंसियां इन्हीं सवाल के जवाब तलाश रही हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही हैं। घटनास्थल से मिले सबूत, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल ट्रेल और स्थानीय गवाहों के बयान इस जांच का अहम हिस्सा हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस तरह के हमलों का उद्देश्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है? पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में पर्यटन लगातार बढ़ा है। लाखों पर्यटक घाटी पहुंचे। होटल, टैक्सी, होम स्टे, स्थानीय दुकानदार और हस्तशिल्प उद्योग का इसका लाभ मिला। साथ ही सड़क, रेलवे और टनल जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े। इन परियोजनाओं में बड़ी संख्या में गैर स्थानीय मजदूर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे मजदूरों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो इसका असर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं पर भी पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि विकास और आर्थिक स्थिरता का भी प्रश्न है। सरकार की प्राथमिकता अब दो स्तरों पर होगी। पहला, हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना या उन्हें कानून के दायरे में लाना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि घाटी में काम कर रहे हजारों प्रवासी मजदूर और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसी कारण मामलों के बाद सुरक्षा बल केवल सर्च ऑपरेशन नहीं चलाते, बल्कि संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन पेट्रोल, नाइट चेकिंग और इंटेलिजेंस कलेक्शन भी बढ़ा देते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर तुरंत ये सवाल पूछने लगते हैं कि क्या कश्मीर पुराने दौर में लौट रहा है, लेकिन किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ का जवाब यही होगा कि एक घटना के आधार पर पूरे क्षेत्र की स्थिति का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। सुरक्षा परिदृश्य का आकलन हमेशा लंबे समय के आंकड़ों, घटनाओं की प्रकृति और जांच के निष्कर्षों के आधार पर किया जाता है। इस समय सबसे जरूरी है कि जांच पूरी होने दी जाए और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा किया जाए। भारत की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी भी पिछले वर्षों से काफ़ी बदली है। अब केवल पारंपरिक सैन्य कार्रवाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलेंस और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। किसी भी आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए केवल हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि उसके वित्तीय स्रोत, स्थानीय सहायता तंत्र और संचार नेटवर्क को भी निशाना बनाया जाता है। यही आधुनिक काउंटर टेररिज्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू सुरक्षा या राजनीति नहीं, बल्कि इंसानी त्रासदी है। दो मजदूर जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर काम करने आए थे, अब कभी भी अपने घर नहीं लौटेंगे। उनके परिवारों के लिए सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि जीवन भर का दर्द है। आतंकवाद की सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम नागरिक चुकाते हैं। ना तो गोलियां देखती हैं, न भाषा, न राज्य, न पैसा। उनका निशाना केवल डर फैलाना होता है। यही कारण है लोकतांत्रिक समाज आतंकवाद का जवाब बदलने की भावना से नहीं, बल्कि कानून, जांच और न्याय के माध्यम से देता है। दोषियों की पहचान, निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। कुलगाम की यह घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि कश्मीर में शांति केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। शांति होगी तो पर्यटन बढ़ेगा, निवेश आएगा, रोजगार पैदा होंगे और विकास की रफ्तार तेज होगी। लेकिन अगर हिंसा लौटती है तो उसका नुकसान सबसे पहले आम नागरिकों, मजदूरों, व्यापारियों और स्थानीय परिवारों को ही उठाना पड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच एजेंसियां जल्द ही इस हमले के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेंगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी भी आतंकी घटना का सबसे मजबूत जवाब केवल एक ही है, न्याय। कानून का शासन, समाज की एकता, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज का भारत